बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारे वीक 5 की क्लास 1 है, ठीक है, और यानी कि सेकंड मंथ की भी क्लास 1 है हमारी। और आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सर्वर और डेटाबेसेस को। और हम जो टेम्परेरी डेटा स्टोर किया करते थे उससे अब हम एक प्रॉपर स्टोरेज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने जो है वेरिएबल्स इस्तेमाल किए सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। फिर हमने जो है एरे और लिस्ट का इस्तेमाल किया ताकि हम कलेक्शन और ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकें। फिर एक परमानेंट स्टोरेज के लिए हमने फ़ाइल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ये सारे ऑप्शंस रिलायबल ऑप्शंस नहीं होते, जबकि रियल एप्लीकेशन को एक रिलायबल परमानेंट स्टोरेज चाहिए होता है जहाँ पे वो अपना डेटा अच्छे से स्टोर कर सके, जिसकी बेस पे फास्ट सर्चिंग और रिपोर्टिंग बन सके, जिससे मैनी यूज़र्स आपस में एक साथ काम कर सकें उस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर अप्लाइड हो, उस पर बैकअप्स अच्छे मेंटेन हो सकें, कभी कुछ ख़राबी हो जाए, कोई मिसऐप हो जाए तो हमारे पास वो बैकअप्स अवेलेबल हो। और जो हमारी इन बिटवीन एंटिटीज़ हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सके, ठीक है। अच्छा, तो डेटा जो है, डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन वर्क्स विद। डेटा वो है जो एप्लीकेशन जिस चीज़ के साथ काम करेगी उसे डेटा कहेंगे। जैसे अगर लोगों से रिलेटेड बात की जाए तो स्टूडेंट का जो नेम है, एम्प्लॉय की सैलरी, पेशेंट की एज, ये सब चीज़ें जो है वो डेटा के अंदर काउंट होती हैं। इसी तरीके से जब हम बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस है, कस्टमर का ऑर्डर है, कस्टमर की कोर्स की फ़ीस है, या फिर एक्टिविटी में देखा जाए तो अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन हो गई, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, अपॉइंटमेंट लेना हो गया, या फिर रिजल्ट जनरेट करना हो गया। ये तमाम चीज़ें डेटा है, ठीक है। और जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो अपने डेटा को जब क्लियरली और कंसिस्टेंटली स्टोर करता है तभी एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छी एप्लीकेशन बन पाती है। अगर डेटा हवा में पड़ा है, फाइल्स में पड़ा है, तो फिर वो उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह उसको काम करना चाहिए, ठीक है। फाइल्स बिकम डिफ़िकल्ट एज द एप्लीकेशन ग्रोज। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी वो फाइल्स को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता रहेगा। डेटा कैन बी लॉस्ट, डेटा आपका ज़ाया हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, और डेटा ओवरराइट भी हो सकता है, बाय मिस्टेक हो सकता है। कोई सा इशू आए तो फिर वो फाइल आपकी ज़ाया हो गई, फिर आप उस फाइल के ऊपर कोई रिकवरी नहीं चला सकते, कुछ कर नहीं सकते। जैसे हमने उस दिन एक फ़ाइल बनाई थी इसमें हमने डेटा सेव किया था, अब अगर कोई एरर आएगा तो फिर वो फाइल ज़ाया हो जाएगी, उस फाइल के ऊपर डेटा ओवरराइट हो जाएगा, तो फिर उसका बैकअप नहीं निकल पाएगा। वो उस तरीके से नहीं बैकअप निकल पाएगा जिस तरीके से हमारे एसक्यूएल सर्वर या फिर दूसरे डेटाबेसेस के ऊपर ये चीज़ें ऑप्शंस और अवेलेबल होते हैं। तो सर्चिंग एंड फिल्टरिंग लार्ज फाइल्स बिकम स्लो। ऑब्वियसली जब बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं तो फिर उनको सर्च करना, उनके ऊपर काम करना ये बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। और मल्टीपल यूज़र्स कैन नॉट अपडेट द सेम डेटा सेफली। और मल्टीपल यूज़र्स एक डेटा को सेफली अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक फ़ाइल एक यूज़र लेके बैठा होगा तो दूसरा वही कहेगा, दूसरे के पास एरर आएगा कि फाइल इज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। फिर सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, ये सारे ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाएंगे फाइल्स के अंदर। ये मुश्किल हो जाएंगे, मिल तो सब जाता है लेकिन एक वही बात है कि इतने मुश्किल हो जाएंगे कि फिर उसको ही मैनेज करते रह जाएंगे और एप्लीकेशन हमारी कभी सही से ग्रो कर नहीं पाएगी। रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। फ़ीस और स्टूडेंट्स और अटेंडेंस के बीच में रिलेशन बनाना कि कौन सी फ़ीस किस स्टूडेंट की है, कौन सी अटेंडेंस किस स्टूडेंट की है, कौन से कोर्स पे फ़ीस आ गई, कौन से कोर्स पे नहीं आई, ये सब चीज़ें मेंटेन करना एक बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है। तो अ डेटाबेस कीप्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज। डेटाबेस जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रखता है और रीयूजेबल रखता है। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट एन एप्लीकेशन कैन स्टोर, सर्च, अपडेट एंड प्रोटेक्ट। डेटाबेस एक ऐसा ऑर्गेनाइज डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर एक डेटा का जो है मजमूआ है जो कि एक एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करता है। उस पर सर्चिंग भी कर सकते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे बड़ा सिंपल पता चलेगा कि भाई स्कूल से रिलेटेड सारी एंटिटीज़ अलग हो जाएंगी, स्टूडेंट, टीचर, कोर्सेज, फीस अलग हो गया, हॉस्पिटल वाली चीज़ें अलग हो गई, बिजनेस वाली चीज़ें अलग हो गई। द सेम डेटा रिमेन्स अवेलेबल आफ्टर द प्रोग्राम क्लोजेज। और जब आपका प्रोग्राम बंद भी हो जाता है उसके बाद भी आपके लिए वो डेटा अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो वेरिएबल्स डिस्पोज हो गया, आपका डेटा ख़त्म हो जाएगा। अब आता है DBMS। अब डेटाबेस DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है। DBMS के अंदर क्या होगा? DBMS के अंदर ये होता है एज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटाबेस। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेसेस को मैनेज करता है, ठीक है। जो डेटाबेसेस को मैनेज करता है, DBMS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि वो डेटाबेस को क्रिएट करेगा, उनमें टेबल्स को क्रिएट करेगा, उनके डेटा को रीड कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, ठीक है। और कंट्रोल यूज़र एंड सिक्योरिटी, उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकता है, उसमें यूज़र्स को मैनेज कर सकता है कि कौन सा यूज़र कितना डेटा देखेगा, क्या करेगा, ये सब हो सकता है। सपोर्ट बैकअप्स एंड रिकवरी, बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होता है DBMS के अंदर, ठीक है।
तो पॉपुलर DBMS हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पॉपुलर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, उसके बाद हमारे पास पोस्टग्री एसक्यूएल है, फिर माई एसक्यूएल है, और फिर ओरेकल और एसक्यूएलाइट आते हैं, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर के हिसाब से पॉपुलर भी हैं। इनमें से पोस्टग्री और माई एसक्यूएल जो है ये फ्री वाले ऑप्शंस हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर फ्री अवेलेबल नहीं होता। मतलब हमें कम्युनिटी वाइज हम चला सकते हैं, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बना के डिप्लॉय भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी लाइसेंसिंग होती है, बड़ा प्रॉपर इनका काम होता है, ठीक है। तो सारे ही पॉपुलर रहेंगे, और इनमें जो फर्स्ट 3 हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर इज़ माइक्रोसॉफ्ट रिलेशनल डेटाबेस। क्योंकि हम .NET पढ़ रहे हैं तो .NET माइक्रोसॉफ्ट की है, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसी हवाले से हम एसक्यूएल सर्वर पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल सर्वर भी माइक्रोसॉफ्ट की ही है, और उनका बनाया हुआ एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है ये। इट स्टोर्स रिलेटेड डेटा इन टेबल्स। ये टेबल्स के अंदर डेटाबेस को स्टोर करता है। एंड इज़ वाइडली यूज्ड विद C# एंड ASP.NET कोर एंड एंटिटी फ्रेमवर्क। और C#, ASP.NET कोर और एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ तो बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी होता है, बट ये इनके साथ ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अच्छा, और ये रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। उसमें ये होता है कि जो मल्टीपल टेबल्स होते हैं डेटाबेस के, वो एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं, उनका रिलेशन बना हुआ होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग .NET फिट हमारे पास आता है कि वर्क्स नेचुरली विद माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट इकोसिस्टम। ये नेचुरली माइक्रोसॉफ्ट के साथ अच्छे से चलेगा क्योंकि उन्हीं का बिल्ट इन है, ठीक है। बिजनेस रेडी आपके लिए, यूज़ फॉर ERP, हॉस्पिटल, स्कूल, इन्वेंट्री एंड एंटरप्राइज सिस्टम। बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके प्रोफेशनल टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, और बैकअप और रिपोर्टिंग वगैरह भी इसकी सारी अवेलेबल होती है, ठीक है। SSMS इज़ आर वर्क स्पेस फॉर एसक्यूएल सर्वर। फिर SSMS क्या है? SSMS का मतलब है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टूल है जिसके ऊपर हम अपने डेटाबेस को ऑपरेट करेंगे, उसको चलाएंगे, उसके साथ क्यूरीज करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे C# को चलाने के लिए विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया है, तो वो हम एक दूसरा टूल इस्तेमाल करेंगे जो कि SSMS है, जिसको हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कहेंगे, ठीक है। तो वो डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये उसका टूल है डेटाबेस को यूज़ करने का। तो अ ग्राफिकल टूल फॉर मैनेजिंग एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर को मैनेज करने के लिए ग्राफिकल टूल है ये, ठीक है, जैसे विजुअल स्टूडियो था। अ क्वेरी एडिटर फॉर राइटिंग एंड रनिंग एसक्यूएल्स। फिर आपकी जो क्यूरीज है उनको चलाने के लिए क्वेरी एडिटर है। वी विल यूज़ इट टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल्स। हम इसका इस्तेमाल करेंगे डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए, उसके डेटा को देखने के लिए, और क्यूरीज रन करने के लिए, और डेटाबेस को, हमारे रिजल्ट्स को जब वो इंस्पेक्ट करने के लिए कि हम ये देखें कि हमारे पास क्या डेटा सेव हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। और फिर मैनेज करेंगे हम डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स इस टूल के थ्रू। तो हम इस टूल तक पहुँचेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कंटेन्स टेबल्स। बल्कि मैं पहले आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने का बता देता हूँ कि आप किस तरीके से उसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, आप यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जाकर आप ये अपना कम्युनिटी वाला एडिशन उठा के डाउनलोड कर लेंगे एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहें तो फिर जो इंस्टॉलर है आपके पास, उस इंस्टॉलर के अंदर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, आप उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, और वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप उसे इंस्टॉल कर रहे हो तो आप उसमें जो भी पासवर्ड सेट करें, जो भी यूज़र नेम सेट करें, उसे लाजमी तौर पे किसी नोटपैड फाइल में अपने पास सेव कर लें, क्योंकि अगर वो आपका लॉस हो गया तो फिर उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं बचता है, आपको इसे फिर अनइंस्टॉल करके उसे दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर इसमें जो भी आपका डेटा होगा वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इस तरीके से। तो जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे होंगे उसी वक्त तो आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम और जो आपका पासवर्ड है, वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपके इस एसक्यूएल सर्वर के ऊपर उसे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि फिर जब आपने डेटाबेस बना लिया ना, तो उसके बाद इवन अगर आपको किसी को आपके पीसी का पासवर्ड भी मिल जाता है तो फिर भी वो आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर उस वक्त तक एक्सेस नहीं ले पाएगा जब तक वो आपके उसके पास ये वाला आपका एसक्यूएल सर्वर का पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो वंस ये पासवर्ड उसके पास आ जाएगा तो फिर वो यहाँ से अपने डेटाबेसेस को ओपन करके सारे डेटाबेसेस को कनेक्ट चेक कर सकता है कि क्या क्या डेटाबेस उसके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं डेटाबेस क्या क्या कंटेन करता है। तो डेटाबेस वही कंटेन करता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस सिनेरियो बनाते हैं स्कूल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आ जाता है स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट की एंटिटी आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे पास कोर्सेज आ जाते हैं, फिर टीचर्स आ जाते हैं, फिर फीस। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास हमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और डेटाबेस जो है वो एक मेन
एक मेन कंटेनर समझें। आप यूँ समझें कि ये जो पूरा डेटाबेस है ये एक कंटेनर है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होगा। फिर उस कंटेनर के अंदर अब जब सारी चीज़ें आके सेव होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। तो फिर हम उस डेटाबेस के अंदर छोटे छोटे टेबल्स बनाएंगे। जब वो छोटे छोटे टेबल्स बनेंगे तो फिर पता चलेगा कि अच्छा ये जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर जो ये टेबल है इसका ये काम है, उसका वो काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें पूरा जो एक कंटेनर है ये एक डेटाबेस है, फिर उसके अंदर आप सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे टेबल्स बनाएंगे और वो टेबल्स खुद ही से एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। और मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। तो अ टेबल स्टोर्स रॉ इनसाइड डिफाइन कॉलम्स, तो इस तरीके से एक रॉ बन जाएगी। आप अपने कॉलम्स बताएंगे उस टेबल के अंदर कि स्टूडेंट आईडी एक कॉलम है, फुल नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम है, ईमेल भी एक और मार्क्स भी एक कॉलम है। इन कॉलम्स की फिर एक वैल्यूज़ होंगी जैसे 1, फिर फुल नेम के लिए अली खान, फिर एज 20 और फिर ईमेल आ जाएगा और फिर उसके बाद मार्क्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो पूरा रिकॉर्ड है ना ये इससे एक स्टूडेंट आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर स्टूडेंट आईडी को हम जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे तो हमें सारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल मिलता रहेगा हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो कॉलम डिफाइन व्हाट ईच वैल्यू मीन्स, तो फिर हर कॉलम को हम बताते हैं कि वो क्या काम करता है। जो हम अगर अब आपको याद हो जो लास्ट क्लासेस के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे और जो हम सारी चीज़ें कर रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स अब यहाँ पे कॉलम्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में आ जाएंगे और जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कॉलम्स की सूरत में आ जाएंगी।